हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे। वेलकम टू फोरम आईएएस। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम आपके साथ चैप्टर 18 डिस्कस कर रहे थे और औरंगजेब का हमने देख लिया था कि अफगानों के साथ और जाटों के साथ कौन कौन से रिलेशन कैसे थे, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, वो डिस्कस कर लिया था। तो हमने कहा था अगली वीडियो में आपके साथ सिखों के साथ और राजपूतों के साथ औरंगजेब के कैसे रिलेशन थे उसे डिस्कस करेंगे। तो इसमें शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले औरंगजेब के सिखों के साथ रिलेशन को डिस्कस करते हैं। कहा जाता है कि औरंगजेब के टाइम में कभी भी सिखों के साथ कोई रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। हमेशा जब भी कुछ छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट हुए वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल थे और कुछ मामलों में पर्सनल भी थे। कुछ इसके सूबेदार वगैरह थे जिनका सिखों के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो लेकिन बड़े स्तर पर अगर आप देखेंगे तो कुछ हिस्टोरियन मेंशन करते हैं कि एक तरफ जहाँ औरंगजेब ऑर्थोडॉक्स हो रहा था और कुछ अगेंस्ट द हिंदुइज्म के जाके कुछ काम कर रहा था, उसके अगेंस्ट में गुरु तेग बहादुर ने कुछ रिवोल्ट किया था। और दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं, हिस्टोरियन ये भी मेंशन करते हैं कि औरंगजेब इस बात से बड़ा दुखी था या खपा था कि गुरु तेग बहादुर ने कुछ मुस्लिमों को सिख में कन्वर्ट करवा दिया था। तो वो एक डिबेटफुल था, उसमें हम नहीं जाते हैं। बट ये देखते हैं कि स्टार्टिंग में देखिए, जब तक कि गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है औरंगजेब के टाइम में, तब तक कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिलता है। गुरु तेग बहादुर कौन थे ये देख लेते हैं जरा। गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु थे, 9 सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर, जिनका औरंगजेब के टाइम में एग्जीक्यूशन हुआ था। तो यहाँ पर एक मामला ये भी है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि गुरु तेग बहादुर को जब एग्जीक्यूट किया गया उन्हें दिल्ली में, उस समय दिल्ली में औरंगजेब था ही नहीं। याद कीजिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये 1675 की बात है। 1675 में तो औरंगजेब अफगानों के रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए पेशावर गया हुआ था, पेशावर में ही था। तो ऐसे कंडीशन में एक पक्ष ये भी बोलता है हिस्टोरियन का कि यहाँ पर भी मामला रिलीजियस नहीं था, कुछ पर्सनल मामले थे जिसकी वजह से हुआ था। लेकिन अगर दूसरा हिस्टोरियन एंगल ये भी कहा जाता है कि बिना जो रूलर था, जो किंग था, उसकी बिना मर्जी के जो उसके मिनिस्टर होंगे किसी भी कीमत पे गुरु तेग बहादुर को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते थे, क्योंकि एक बहुत बड़े धर्म के गुरु थे वो, उस समय बहुत बड़ा उनका फैन फॉलोइंग भी था। तो इस कंडीशन में यहाँ पर भी एक पॉइंट आता है। इसलिए हमेशा कहा गया है कि इसका जो रीजन था वो कभी भी क्लियर नहीं था कि क्यों गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट किया गया, क्यों उन्हें मौत की सजा दी गई। देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट या थोड़ा डिस्कस देख लेते हैं कि दिल्ली में जिस चांदनी चौक पे गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट किया गया था, वहाँ पे लेटर ऑन एक शीशगंज गुरुद्वारा बना था, जिसे अभी भी चांदनी चौक में है, जो कभी भी आप जाकर उसे देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम। देखिए, 1675 की बात है जब गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो कुछ मामलों में यहाँ पर जो सिख, जो भी उनके फॉलोअर थे, वो अब जो हिली एरिया थे पंजाब के, करंट वाला पंजाब तो छोटा है बट उस समय का समझिए जो हिमाचल वाला एरिया है, जो कुमाऊं वाला इलाका है, ये सब भी उसके पार्ट थे। तो ये लोग कहाँ चले गए? हिली एरिया में चले गए पंजाब के, और वहीं पर बहुत लंबे समय तक रहे। और इस बीच में उनके साथ एक गुरु गोविंद सिंह जी, जो उनके अगले गुरु हुए, उन्होंने सिखों को थोड़ा सा एक साथ लेने की कोशिश की और एक नया आर्मी बनाया। आर्मी इन सेंस उसे खालसा नाम दिया गया। ये एक ब्रदरहुड पॉपुलरली नोन था, जिसे क्या कहेंगे कि ये अगेंस्ट द धर्म फिर भी वहाँ पर नहीं था, सिर्फ अपनी रक्षा के लिए कहा गया। गुरु गोविंद सिंह का ये तर्क था कि ये पूरा का पूरा हमारे सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए है, किसी अगेंस्ट द रिलीजन के, किसी का रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं है। इस कंडीशन में 1699 में हमने देखा कि खालसा की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय जो उन्होंने बनाया वो आनंदपुर में बनाया। जो पंजाब का ऊपरी हिस्सा आनंदपुर वाला एरिया है, जो फिलहाल कहीं और दिख रहा है, तो वहाँ पर आनंदपुर में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। इस टाइम में देखिए, गुरु गोविंद सिंह के टाइम में क्या हुआ कि जो भी हिल के राजा थे, उस समय के पहाड़ी राजा थे, उनका इनसे बार बार कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। और कितनी बार इनके पास आर्मी थोड़ा स्ट्रांग हो गई थी, तो अब गुरु गोविंद सिंह की सेना जीत जाती थी। इस कंडीशन में जो हिली एरिया के जो भी रूलर थे, उन्होंने मुगल एम्पायर को लेटर लिखा औरंगजेब को कि चूंकि ये पूरा का पूरा एरिया तो आता था मुगल एम्पायर के अंडर में, ऐसे में इंटरवेन करने के लिए कहा कि आप बीच में आकर इंटरवेन कीजिए और जो सिख हैं जो बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहे हैं उन्हें सप्रेस कीजिए। इसी कंटेक्स्ट में औरंगजेब ने अपने एक सूबेदार को, एक फौजदार को गुरु गोविंद सिंह को पनिश करने के लिए सेंड किया। देखिए, पनिश करने यहाँ पर कह रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि पनिश करने के लिए सेंड किया था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि औरंगजेब ने इतना कहा था लेटर में कि उन्हें समझा बुझाकर उन्हें शांत करा दीजिए, बट कोई बड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जो इनका फौजदार था
उसने गुरु गोविंद सिंह के 2 सन की हत्या कर दी, मर्डर कर दिया उनका, और साथ ही साथ कुछ और छोटे मोटे बैटल हुए, उसमें भी फिर गुरु गोविंद सिंह के 2 सन और डेथ हो गए। इस टाइम वो समय था जब गुरु गोविंद सिंह इन सब चीज़ों को छोड़कर तलवंडी चले गए, जो वहाँ पे अभी भी बहुत बड़ा गुरुद्वारा है तलवंडी में, तो वहाँ चले गए और वहाँ से ही उन्होंने औरंगजेब को एक लेटर लिखा और सारी बातें बताई कि उनके जो फौजदार है उसने उनके 2 सन की एक बार और 2 सन की एक बार मर्डर कर चुका है, हत्या कर चुका है। तो वो उससे बहुत ही आहत थे। इस कंडीशन में उन्होंने औरंगजेब को लेटर लिखा। कहा जाता है कि औरंगजेब ने उस लेटर का रिप्लाई किया था, उन्होंने कहा था कि आप पर्सनली आकर उनसे मिले। तो इसी लेटर के रिजल्ट में गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब से मिलने को जाते हैं। याद कीजिए ये बात हो रही है हमारी 1745 की बात है। इस टाइम में औरंगजेब से मिलने के लिए गुरु गोविंद सिंह जाते हैं, क्योंकि वो समय साउथ इंडिया में था, दक्कन वाले एरिया में जो रिवोल्ट चल रहा था उन्हें सप्रेस कर रहा था। उस टाइम में ये मिलने को जाते हैं, लेकिन जब तक गुरु गोविंद सिंह साउथ में पहुंच पाते औरंगजेब से मिलने के लिए, उससे पहले ही 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर आकर गुरु गोविंद सिंह की औरंगजेब से मुलाकात नहीं हो पाती है। कहा जाता है कि औरंगजेब उनसे अच्छे संबंध बनाना चाहता था, वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में फंसना नहीं चाहता था, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बहुत सारे एरिया में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसे कंडीशन में एक और वो एनिमी नहीं बनाना चाहता था। तो यहाँ पर 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। फिर लेटर ऑन देखेंगे आप गुरु गोविंद सिंह की भी साउथ इंडिया में ही, इधर मराठवाड़ा एरिया में, वहीं पर डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे सिखों के साथ जो औरंगजेब का कॉन्फ्लिक्ट था, रिलेशन था, वो खत्म हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि राजपूतों के साथ इसके कैसे रिलेशन थे। देखिए स्टार्टिंग में जब औरंगजेब ने गद्दी संभाली, गद्दी पर बैठा वो, और राजपूतों के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन रखना चाहता था, और अच्छे रिलेशन रखे भी। जो भी मेवाड़ के राजा हो या मारवाड़ के किंग थे, जय सिंह वगैरह, उन सबको उनकी जो मनसब थे उसने बढ़ा दी थी, पावर और बढ़ा दिया था, और सबको अपने मंत्रिमंडल में भी शामिल करता था। लेकिन कुछ समय बाद जब उस पर वो एकदम क्रूअल ऑर्थोडॉक्स वाला सिस्टम उसके साथ स्टार्ट हो गया और पूरा ऑर्थोडॉक्स वाला बिहेवियर करने लगा, उस कंडीशन में वो मेवाड़ों के और मारवाड़ों के जो इंटरनल प्रॉब्लम थे, फैमिली प्रॉब्लम, उसमें इंटरवेन करने लगा। और अब जो जितने मारवाड़ी हैं या मेवाड़ के लोग थे, वो इसे अगेंस्ट द अपना पर्सनल समझने लगे मामला। यहाँ पे पॉलिटिकल मामला ना रह गया, यहाँ पर रिलीजन वाला मामला आ गया। अब ये हिंदू वर्सेज मुस्लिम वाला एंगल चलने लगा। तो इस कंडीशन में तो मेवाड़ों ने भी रिवोल्ट किया, फिर मारवाड़ वालों एरिया ने भी रिवोल्ट किया, साथ ही साथ बुंदेलखंड का जो राजपूत वाला एरिया था उन सब ने रिवोल्ट किया। और कुछ मामलों में देखिए बुंदेलखंड वगैरह में तो कहा जाता है कि औरंगजेब की जो आर्मी थी वो डिफीट भी हुई थी और उनकी पूरी की पूरी जो प्रेस्टीज थी पूरी धूमिल हो गई थी। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो औरंगजेब स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा रिलेशन रखता है राजपूतों के साथ, लेकिन लेटर ऑन उसके रिलेशन जो है राजपूतों के साथ पूरी की तरह समाप्त हो जाते हैं, बेटर नहीं होते हैं। इसके पीछे रीजन आप समझ सकते हैं। देखिए रीजन ये भी था कि जो अकबर था या जहांगीर था, इन लोगों ने जो टॉलरेंट पॉलिसी अपनाई थी और राजपूतों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जो भी अगेंस्ट था, वो पूरे टॉलरेंट थे। लेकिन औरंगजेब बिल्कुल ही अलग था इन लोगों से, ये पूरी तरह से टॉलरेंट नहीं था, ये पूरा का पूरा रिलीजियस वाला एंगल फॉलो कर रहा था। तो इस कंडीशन में धीरे धीरे सभी लोग उसके अगेंस्ट में चले जा रहे थे। जब जिसे मौका मिल रहा था राजपूतों को भी, तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। तो इसी पूरे के पूरे कंडीशन में आप देखिए कि राजपूतों के साथ जो उसका रिलेशन था बहुत ही क्रूशियल था जब तक कि उसने रूल किया। ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ क्रूशियल ही रहा। एक तरफ हिस्टोरियनों ने ये मेंशन किया कि उसका रिलेशन जो राजपूतों से था बहुत ही क्रूशियल था, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कहा जाता है कि औरंगजेब के जो मिनिस्ट्री थी उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू राज मिनिस्टर थे। मतलब किसी भी, अगर अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां, किसी को भी देखें, बाबर हो, हुमायूं हो, लेकिन औरंगजेब के टाइम में सबसे ज़्यादा जो मिनिस्टर थे वो हिंदू थे। तो यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है थोड़ा सा कि अगेंस्ट पूरी तरह से राजपूतों के खिलाफ था, हिंदुओं के खिलाफ था या नहीं था, या सिर्फ और सिर्फ ये हिस्टोरियन किसी ने उसकी इमेज को गलत दिखाने की कोशिश की गई है। तो हम इस डिबेट में नहीं जाते बिल्कुल भी, बट इस चैप्टर में देखिए राजपूतों के साथ रिलेशन उसके बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किए गए हैं। तो इतना जरूर देख लेना है कि जो इसे क्लम्सी एंड ब्लंडरिंग कहा गया है रिलेशन को राजपूतों के साथ। आगे अब देखते हैं, एक तरफ हम 77 में जहाँ औरंगजेब की डेथ भी हो जाती है,
इस बीच में एक छोटा सा सेक्शन बच जाता है शिवाजी वाला एरिया, जो मराठवाड़ा एरिया है, वहाँ पर थोड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होंगे औरंगजेब के टाइम में उसे डिस्कस करेंगे। तो देखिए अभी तक हमने इस वीडियो में राजपूत वाला सेक्शन और सिखों के साथ जो रिलेशन था वो डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम जो शिवाजी वाला एंगल है उसे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद फिर हम मॉडर्न इंडिया पे आ जाएंगे। याद कीजिए, देखिए जब 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो रही है उस समय तक इंडिया में ब्रिटिशर्स भी आ चुके हैं और एक 100 ईयर, मान लीजिए 100 ईयर तक छोटे छोटे एरिया में कवर कर कंपनी खोल चुके हैं। तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है वो ब्रिटिशर्स वाला एंगल हो जाता है और मॉडर्न इंडिया डिस्कस करना होता है। तो अगली वीडियो में हम आपके साथ मॉडर्न इंडिया डिस्कस करेंगे, उसके बाद मॉडर्न इंडिया में जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.